हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट पारित किया। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। तो यही बात अभी बताई थी मैंने आपको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, 1781 का संशोधन अधिनियम जारी किया गया, एक तरीके से पारित किया गया। अब देखिए इसी के बारे में 1781 का जो एक्ट था, इसी को जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब 1781 के संशोधन अधिनियम को ही क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये बनता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया, तो यह एक्ट है 1781 का संशोधन अधिनियम। एक प्रश्न ये बनता है 1781 के संशोधन अधिनियम का दूसरा नाम, तो इसे कहते हैं बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, किसे, अमेंडिंग एक्ट 1781 को। चलिए इसकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इसकी पहली विशेषता देखिए, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। क्या कहना चाहता है कि ये जो कानून था ना 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल, देखिए एक गवर्नर था और 3 इसके सदस्य थे, यानी ये काउंसिल थी, ये परिषद होगी। तो गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। मतलब पहले तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे। मतलब इनको एक तरीके से ये कोई भी काम करेंगे ना, ये गवर्नर और उसकी परिषद, तो इनको जवाब देना पड़ता था। जवाबदेही थी किसके प्रति, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि कलकत्ता में बनाया गया था। लेकिन इसने क्या किया, इससे इनको ना इस दायरे से बाहर निकाल दिया। ये आगे बाहर, तीनों परिषद के सदस्य और गवर्नर ये बाहर आ गए। तो मतलब अब ये एक तरीके से किसकी रेंज से बाहर चले गए, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की रेंज से बाहर चले गए। अब इनको कोई जवाब नहीं देना था, तो ये काम कर दिया गया। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया अथवा मुक्त कर दिया, यानी बाहर कर दिया। और किसके लिए, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो 2 काम किए गए। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था ना, उसके पहले अंदर आते थे कौन कौन, गवर्नर और प्लस उसकी परिषद, और इसके अलावा जो सेवक थे, जो भी ब्रिटिश सेवक थे एक तरीके से, तो वो पहले क्षेत्राधिकार के अंदर थे। अब इस एक्ट ने उन्हें क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किसके क्षेत्राधिकार से, ये क्षेत्राधिकार था सर्वोच्च न्यायालय का। चलिए आगे देखिए, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। देखिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ कार्य ऐसे थे या कुछ जैसे राजस्व के कार्य थे, जो राजस्व का आप ये समझ सकते हो कि किसानों से लगान वसूली करना या कोई और भी कार्य जो पैसे से जुड़े हों। तो इस कानून ने क्या किया, राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब वो मामले पहले किसके अंडर में थे, तो मान लो 2 मामले ये बात कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली के मामले पहले ये अंडर में थे किसके, सर्वोच्च न्यायालय के, और बाद में इन दोनों को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए,
इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में के अंतर्गत ला दिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के सभी लोगों को, ये पूरा कलकत्ता किसके अंडर में आ गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। यानी इनके ऊपर जो कानून लागू होगा वो किसका लागू होगा, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का कानून लागू होगा। तो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ला दिया। इसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। यानी अगर कोई वाद है हिंदुओं से जुड़ा हुआ है तो उसे हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाए, और कोई मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो उसे मुसलमानों के रीति रिवाजों से हैंडल किया जाए। मतलब ये नहीं कि एक ही कानून से दोनों को ही देखा जाए, एक ही नज़र से दोनों को नहीं देखा जा सकता। चलिए आगे देखिए क्या था। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए ये एक बड़ी चीज़, एक तरीके से बड़ा बना दिया किसको, गवर्नर और उसकी काउंसिल, ये काउंसिल है और ये सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये जब मान लो कि छोटे छोटे क्या है, प्रांतीय, एक तरीके से छोटे छोटे आप ये कह सकते हो प्रांतीय न्यायालय हैं। अब यहाँ से कोई मान लो जैसे अपने कहते हैं ना उच्च न्यायालय से फिर हम उच्चतम न्यायालय जाएं, तो ये मान लो छोटे छोटे प्रांतीय न्यायालय, यहाँ के रिजल्ट से कोई नाखुश है, इनसे जो रिजल्ट है ना इससे 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 और इससे, यहाँ के कानून से कोई नाखुश है तो वो यहाँ नहीं जा सकते, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। यानी किसके पास, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के यहाँ मामले दायर होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं जा सकते। जैसे अपने कहते हैं ना भी अगर कोई मामला उच्च न्यायालय में है और वहाँ से कोई रिजल्ट किसी के फेवर में नहीं गया तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया, उच्चतम न्यायालय की बजाय कहाँ जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो दोबारा से देखिए इस चीज़ को, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ठीक है जी। हाँ भी लास्ट फाइनल इसकी विशेषता, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल की प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। इसे जो हम प्रांतीय न्यायालय है ना, प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल, उसे हम कहेंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स। देखो क्या कहना चाहता है, छोटे छोटे न्यायालय हैं, इनको हम कहेंगे प्रांतीय न्यायालय और उनकी काउंसिल, और इनके लिए जो नियम बनाने हैं ना, इनके लिए जो नियम और विनियम बनाने हैं, ये बनाने की ड्यूटी किसको दे दी, गवर्नर और उसकी काउंसिल को दे दी कि भी आप है ना, इन लोगों को कह दिया कि आप लोग है ना इनके लिए नियम और विनियम बनाएं, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं कहा। ध्यान रखिए किसको बनाने होंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को नियम रूल्स बनाने होंगे इनके लिए, प्रांतीय न्यायालयों और उनकी काउंसिल के लिए। ठीक है जी। तो यह था हमारा आज का 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा हमने जो समझाया है। इससे पहले की वीडियो में हमने 2 टॉपिक करवा दिए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट करवा दिया है, बेसिक जानकारी दे दी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के संविधान की। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें एक नया टॉपिक लेके आएंगे इसी से आगे का। तो इसमें इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।